हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एवोल्यूशन, आप सभी को पता है, यानी कि विकास चैप्टर पढ़ रहे थे। और विकास में आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। क्या? हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। एक्चुअली बायोलॉजी में इसमें मैथमेटिक्स भी घुसा हुआ है, इस वजह से बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि अरे सर अब इसको क्या ही पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा नाम बायो अमन है, हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और हमारे बायोलॉजी के हमारे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ आप सभी को प्ले लिस्ट चेक करना होगा। क्या करना होगा? प्ले लिस्ट चेक करना होगा। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आई बटन के लास्ट पर, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आप सभी लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास 12th बायोलॉजी के फुल चैप्टर वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? क्लास 12th बायोलॉजी के आपके वहाँ पर फुल चैप्टर वीडियोस मिलेंगे, फुल चैप्टर वीडियो आपको मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि यदि आप क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, किसको? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वो प्लेलिस्ट पर ही मिलेंगे। और यदि आप क्लास 12th जो है, सॉरी क्या हो गया मेरे को, मेरी जीभ ऊपर चपक गई है ना। यदि आप क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपको लास्ट में बायो अमन लिख देना है। ठीक है, बायो अमन लिख देना है तो आपको हमारा वीडियो वहां पर मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक हो आपका। ठीक है, आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। तो सबसे खतरनाक टॉपिक है, टीचर्स पढ़ाने से बचते हैं और बच्चे पढ़ने से बचते हैं। ठीक है, कि ना पढ़ना पड़े, लेकिन इंपॉर्टेंट है, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन उठता है। ठीक है, देखो है बहुत सिंपल है। कहता क्या है, सबसे पहले हमें इसकी एक लाइन को पढ़ना है। सबसे पहले ये बोलता है, हार्डी-वेनबर्ग बोलता है, एक जीव संख्या में, बोला किसी जीव है, कोई जीव है, उसकी संख्या में एलील मतलब समझ रहे हो ना, एलील युग्म विकल्पी। ठीक है, एलील मतलब युग्म विकल्पी जो है, जो मेंडल ने एलील निकाला था ना अपना। ठीक है, सामने जो संख्या में एलील आवृत्तियां, यानी कि उन एलील की जो आवृत्तियां हैं और उनके लोकस मतलब उनके स्थान स्थिर होते हैं। यानी कि जो एलील, जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी, सॉरी आवृत्तियां और उनके लोकस, उनके स्थान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं, अगर हम आपसे मानते हैं ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल ए जीन है, कैपिटल बी जीन है, कैपिटल सी जीन है। यहाँ पे आपको कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जीन मान लेते हैं, स्मॉल सी जीन मान लिया। तो जब हमने यहाँ पर कैपिटल ए, बी और सी माना, यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी और सी ये युग्म विकल्पी हो गए। क्या हो गए? ये युग्म विकल्पी हो गए। तो बोलता है इसमें, ये हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत बोलता है, इसमें जो जीनों की आवृत्ति है वो समान होगी और उनके लोकस भी समान होंगे। ठीक है, ये चीज ये बोलता है कि उनकी जो जीनों की आवृत्ति है, ए बी सी जीन है तो ए बी सी ही रहेंगे, इसमें डी थोड़ी ना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताओ? अगर इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, यही रहेंगे और कोई जीन अलग से नहीं आएगा, ये इन्होंने बताया। ठीक है, और बताया कि जीन कोष जिसको जीन पूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीन कोष, जीन पूल। ठीक है, तो जीन कोष सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। जो जीन कोष है, इसके पास 3 जीन पाया गया। कितना पाया गया? 3 जीन। तो जो इसका जीन कोष है, क्या है? जो इसका जीन कोष है वो अपरिवर्तनीय है, वो परिवर्तित नहीं होगा कि अभी 3 जीन है, आगे वाली पीढ़ी में 4 जीन हो गए, उसके आगे वाले में 2 ही बचे। परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तनीय होता है। इसे आनुवांशिक संतुलन भी कहते हैं। सभी एलील आवृत्तियां एक होती हैं। ठीक है, तो सभी एलील की आवृत्तियां कितनी होती हैं?
तो सभी एलील की जो आवृत्तियां होती हैं वो मेरे बच्चे एक होती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हम एक लक्षण को ले किसी जीव का एक हम लक्षण लेते हैं। ठीक है, हमें पता है वो लक्षण प्रभावी भी होता है अप्रभावी भी होता है, तो हम सबसे पहले उसका प्रभावी लक्षण मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, अप्रभावी लक्षण मान लेते हैं क्या, स्मॉल ए। ठीक है, ठीक है, बताओ इतना मान लिए, इतना मान लिए, आपको कैपिटल ए मान लेना है, स्मॉल ए मान लेना है। ठीक है, मान लेना है ये आपका प्रभावी जीन है। क्या है, प्रभावी जीन है, ये भी आपका प्रभावी जीन है। लक्षण मान लेते हैं कि इसके मस्तिष्क का विकास है ना, जो मस्तिष्क का विकास करने वाली जीन है वो मान लेते हैं। तो एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, बस हो गया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जो प्रभावी जीन को बोला पी, क्या बोला पी, तो ए बराबर पी। ठीक है, और स्मॉल ए बराबर क्यू इन्होंने यहां पर माना। ठीक है, माना जो प्रभावी जीन है वो ए बराबर हमने उसको पी माना, और ए बराबर ए को हमने क्या माना, ए को हमने क्यू माना। तो प्रथम पीढ़ी में क्या देखा गया, ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने प्रथम पीढ़ी में देखा कि P प्लस क्यू बराबर एक, यानी कि साम्यावस्था। ठीक है, क्या ये है आपकी साम्यावस्था। देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या बोल दिया, P प्लस क्यू बराबर एक। ठीक है, P प्लस क्यू बराबर एक यानी कि साम्यावस्था। P प्लस क्यू बराबर एक का कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जीन पूल में जीन के साथ आने की आवृत्ति हमेशा साम्य अवस्था में होती है। ठीक है, कोई एक जीन पूल है, ठीक है, जहां पर किसी एक जीन वहां पर बैठे हुए हैं, एक जीन रखे हुए हैं, एक तरह के जीन। ठीक है, किसी एक लक्षण का निर्धारण करने वाले जीन, तो उन जीन पूल में जीन के साथ आने की आवृत्तियां हमेशा कितनी होती है, साम्य अवस्था में ही होती है। ठीक है, क्या होती है, साम्य अवस्था में ही होती है। बताइए, मान लेते हैं ये एक जीव है, इसमें मान लेते हैं हमारे पास इसमें 10 जीन हैं। ठीक है, 10 जीन हैं, तो 10 ही जीन, 3 4 5 6 7 8 9 10 जीन हैं, तो इसमें 10 ही जीन रहेंगे। ठीक है, 10 ही जीन इसमें रहेंगे। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है P प्लस क्यू बराबर एक। क्या बोला इन्होंने, P प्लस क्यू बराबर एक। तो अब देखो इन जीन की अगर आवृत्तियां देखोगे, तो इनकी आवृत्तियां जो हैं वो आवृत्तियां हमेशा और हमेशा समान ही रहेंगी। तो यहां से हमने क्या देखा, जो ए प्रभावी जीन है उसको P माना और अप्रभावी जीन Q माना, तो P प्लस क्यू बराबर एक होता है। हम समझ गए, क्या समझ गए, प्रथम पीढ़ी में P प्लस क्यू बराबर एक। कहां पर, प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में आपके चला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इन्होंने द्वितीय पीढ़ी में देखा, मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंड जनरेशन, जिसको बोला क्या, द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में इन्होंने क्या देखा, दूसरी पीढ़ी है, तो जाहिर सी बात है क्या कर दो, P प्लस क्यू का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर एक का स्क्वायर कर दो। ठीक है, P प्लस क्यू का स्क्वायर कर दो दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, एक का स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर्मूला लगा दो मैथ वाला, क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े हो ना, 2PQ बराबर फिर भी एक ही आया। यानी कि दूसरी पीढ़ी में भी साम्य अवस्था देखने को मिली है ना। दूसरी पीढ़ी में क्या देखने को मिली, दूसरी पीढ़ी में भी साम्य अवस्था यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि बताओ P क्या है, P स्क्वायर क्या है, तो आप बताओगे भैया P माना थे A, कैपिटल A, Q क्या माने थे, Q स्क्वायर, स्मॉल a, PQ क्या होंगे, P मतलब कैपिटल A, Q मतलब स्मॉल a। अब मुझे बताओ, देखो अब मुझे बताओ, एक चीज बताओ मेरे को, ये प्रभावी है कि अप्रभावी है ये वाला, तो आपने बोला भैया प्रभावी है। ठीक है, कैसा है, समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है, बताओ, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, तो आपने बोला भैया प्रभावी है और समयुग्मजी है। ठीक है, स्मॉल a क्या था, ये स्मॉल a, ये क्या है बताओ,
ये क्या है, ये स्मॉल ए क्या है, अप्रभावी जीन है, ठीक है। तो क्या है ये अप्रभावी है, अप्रभावी है। और कैसा है, समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है, तो ये अप्रभावी समयुग्मजी है। बोलोगे अब भैया कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग में अब जा रहा है, ठीक है। ये कैसा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये कैसा है, ये आपका विषम युग्मजी है। क्या है, विषम युग्मजी है, ठीक है। ये आपका समयुग्मजी नहीं है। तो समयुग्मजी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1, यानी कि ये भी साम्य अवस्था में ही होता है, बराबर 1 ही आपका आएगा, ठीक है। बताइए बताइए, ये थी आपकी क्या, इनका सूत्र, इनका फॉर्मूला, सेकंड जनरेशन की बात बता रहे थे इसमें, है ना, द्वितीय पीढ़ी। क्या है, द्वितीय पीढ़ी की बात बता रहे थे। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लाया है, मैं आपके लिए, मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाया हूं। क्वेश्चन क्या है अगर बताएं, अगर आपसे मैं क्वेश्चन बोल, देखो मैं क्वेश्चन भी है मेरे पास, क्वेश्चन अगर बोल दूं मैं कि एक प्रभावी जीन की आवृत्ति, प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि एक प्रभावी जीन की आवृत्ति, एक प्रभावी जीन की आवृत्ति 0.6 है। क्या है, 0.6 है, तो निकालिए कि, देखो यहां पर निकालना है हमें, अप्रभावी जीन की आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है, अप्रभावी जीन की आवृत्ति निकालना है। अभी देखो दूसरा क्या निकालना है, प्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति, है ना, प्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति, इसके बाद विषम युग्मजी की आवृत्ति, विषम युग्मजी की आवृत्ति, फिर इसके बाद निकालना है आपको अप्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति, है ना, अप्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति। बोलोगे भैया कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, सवाल है, आएगा आएगा आएगा। आपको यहां पर दिया क्या है, प्रभावी जीन की आवृत्ति दिया है, प्रभावी जीन की आवृत्ति कितनी है, 0.6 है। क्या दिया हुआ है, प्रभावी जीन की आवृत्ति, प्रभावी जीन की आवृत्ति यानी कि P दिया हुआ है, प्रभावी जीन क्या है, P है। तो आपको किसका मान दिया हुआ है यहाँ पर, P का मान, P बराबर क्या है, P बराबर है 0.6 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यदि आपको P दिया हुआ है तो क्यों निकाल सकते हो कि नहीं, इस फॉर्मूला से P प्लस क्यू बराबर 1, P दिया हुआ है तो क्यों निकाल सकते हो ना इस फॉर्मूला से, किस फॉर्मूला से, P प्लस क्यू बराबर 1, P बराबर कितना है, P बराबर 0.6 प्लस क्यू बराबर 1, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या होगा बताइए, ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो कि नहीं, क्यू बराबर कितना होगा, 1 माइनस 0.6। अब 1 से अगर आप 0.6 को घटाओगे कितना आएगा, क्यू बराबर 0.4 आएगा। क्या आएगा, क्यू बराबर 0.4, तो P आ गया, क्यू आ गया 0.4, P क्यू का मान हमारे पास आ गया। ये पूछ क्या रहा है, अप्रभावी जीन की आवृत्ति, अप्रभावी जीन की आवृत्ति पूछ रहा है, यानी कि स्मॉल ए पूछ रहा है। अप्रभावी जीन की आवृत्ति किसको, क्यू स्क्वायर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्यू स्क्वायर पूछ रहा है भाई, ये क्या पूछ रहा है, अप्रभावी जीन की आवृत्ति पूछ रहे हैं ना, समयुग्मजी तो नहीं है, नहीं, जो है प्रभावी जीन की आवृत्ति 0.6 है, अप्रभावी जीन, हाँ अप्रभावी जीन की आवृत्ति पूछ रहा है, तो अप्रभावी जीन की आवृत्ति क्यू बराबर 0.4। क्यू क्या था, क्यू क्या था, क्यू मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे पीलू, क्यू अप्रभावी जीन ही तो था, क्यू अप्रभावी जीन ही तो था। तो यहां पर जो हमने निकाला है,
यहाँ पर ये 0.4, तो ये अप्रभावी जीन की आवृत्ति ही तो निकाली है ना, वही तो निकाली है। अब हमको P और Q पता चल गया, तो हम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगा करके इनकी आवृत्ति निकाल सकते हैं। प्रभावी समयुग्मजी की यानी कि P स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। विषम युग्मजी की, देखिए किसकी, विषम युग्मजी की यानी कि PQ का मान निकाल सकते हैं। और अप्रभावी समयुग्मजी की, कौन सी, अप्रभावी समयुग्मजी की यानी कि Q स्क्वायर बराबर, ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ये हमसे इतना पूछ रहा है। बोलिए भाई, बोलिए, निकाल सकते हैं अब निकाल सकते हैं कि नहीं, नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, निकलवा देंगे। जैसे आप मुझे बताओ P बराबर 0.6 है, ठीक है, तो P स्क्वायर कितना होगा, तो P स्क्वायर बराबर कितना होगा, 0.6 का होल स्क्वायर, P के स्क्वायर कर दो। Q स्क्वायर कितना होगा, 0.4 का होल स्क्वायर। बताओ इतना आएगा कि नहीं, इतना करने में किसी को कोई कष्ट है, इतना कोई नहीं कर पाएगा, बोलो। 6 छंग 36, 0.36 आया, 4 चौक 16, 0.16 आया, तो P स्क्वायर का मान कितना आया, 0.36, P स्क्वायर का मान 0.36, Q स्क्वायर का मान कितना आया, 0.16। देख लो भाई, देख लो कितना सिंपल है, अपनी आंखों से देखो, अपनी नजरों से देखो, कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल। अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देंगे तो आपको करना होगा, क्या आप कर लेंगे, बताइए, बोलिए भैया, बोलिए। अब अगर हम आपको बता दें PQ का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आप फॉर्मूला सेट करेंगे। ये PQ क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी PQ यानी कि यहाँ पे क्या है, 2PQ है, तो ये 2PQ है ये, ठीक है। तो मान हम किसका निकाल रहे हैं, मान हम 2PQ का निकाल रहे हैं, तो 2PQ का मान निकालो भाई, निकालो। विषम युग्मजी का मान 2 लिखो, इंटू क्या आया, P का मान 0.6 इंटू 0.4, यही तो है भाई 2PQ, यही तो है। गुणा करो इससे, 2 से गुणा करो, पहले 0.6 से 0.4 का गुणा करो, किससे, 0.6 से 0.4 का गुणा करो, 4 छंग 24, 24 दून 48, तो 0.48 आएगा, 0.48 माना गया, कितना आ गया, 0.48, किसका आ गया, 2PQ का आ गया, किसका आ गया, 2PQ का आ गया, ठीक है। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 1 होता है साम्य अवस्था। अब इस फॉर्मूला में इन सभी को रखो और देखो कि साम्य अवस्था में आ रहा है कि नहीं, साम्य अवस्था में आ रहा है कि नहीं, लक्षण इसके बराबर है कि नहीं, जीन समान है कि नहीं, जीन तो नहीं बढ़ गए। P स्क्वायर का मान कितना है, P स्क्वायर का मान 0.36 प्लस Q स्क्वायर का मान कितना है, 0.16 प्लस 2PQ का मान कितना है, 0.48 बराबर 1 आना चाहिए, बराबर 1 आना चाहिए। तो जब आप 0.36, 0.16, 6 6 12 की 2 हाथ लगे 1 2 1 1 2 3 2 5 52, 0.52 प्लस 0.48 बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। 8 2 10 की 0 हाथ लगे 1, 4 1 5 5 5 10, ये लो भाई 0.10 था, यहाँ पे रख दिए 0.1 तरफ पॉइंट, ये रख दिए पॉइंट, कट गया, बराबर 1 आया, ये देखो 1 आ गया, 1 आ गया। जब आप इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। 0.52 से 0.48 जोड़ दोगे तो 1 ही तो आएगा, बताओ 1 ही तो आएगा। तो 1 बराबर 1 यानी कि साम्य अवस्था में ये है, क्या है, ये साम्य अवस्था में है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई जीव है, उसकी संख्या में जो एलील होते हैं उनकी आवृत्तियां और उनके लोकस स्थिर होते हैं, एक जगह पर स्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लक्षण कैसे होते हैं, ये जीन ये स्थिर होते हैं,
तभी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर ये लक्षण रहते हैं। ठीक है, बताया गया कि जीन कोष सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। जो जीन कोष होते हैं वो सदा आपके अपरिवर्तनीय रहते हैं, वो परिवर्तित नहीं हो जाते बार बार। ठीक है, जीन कोष की बात हो रही, यहाँ पे जीन कोष की बात हो रही थी। ये देखो, जीन कोष हमेशा परिवर्तनीय है, चाहे पहली पीढ़ी लो, चाहे दूसरी पीढ़ी लो, चाहे प्रभावी लो, चाहे अप्रभावी लो, चाहे विषम युग्मजी लो। ठीक है, साम्यावस्था में ही आएगा, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं होता उसमें। ठीक है, अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे अनुवांशिक संतुलन भी कहते हैं। सभी एलील की आवृत्ति एक होती है। ठीक है, ये देखो, ये सभी एलील हैं, P भी है, Q स्क्वायर भी है, 2PQ भी है, Q स्क्वायर भी है। इनकी आवृत्ति कितनी आई? तो इनकी जो आवृत्ति है वो एक आई। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, जीन पूल में जीन के साथ आने की आवृत्ति हमेशा साम्य अवस्था में होती है। ठीक है, क्या बोला कि जीन पूल में, जो जीन पूल होता है उसमें जीन के साथ आने की जो आवृत्ति होती है वो हमेशा साम्य अवस्था में ही होती है। यानी कि जितने जीन उसके पास होंगे उतने ही जीन आगे आएंगे, उससे ज्यादा ना ही उससे कम। ठीक है, ठीक है। अब क्या बात हुई? बात यह हुई कि भैया हमने तो बता दिया कि सब साम्यावस्था में है, तो बता दिया कि जीवों के अंदर जीन में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। अगर मेरे पास 46 जीन है तो मेरे जो बच्चे होंगे उन पे भी 46, मेरे बच्चे के बच्चे उनके भी 46, उसके बच्चे के बच्चे, 50 पीढ़ी ऐसे देखोगे सब में 46 ही होंगे। ठीक है, लेकिन हार्डी वेनबर्ग साहब जो थे, इन्होंने बोला कि यार जब ज्यादा पीढ़ियां होंगी तो कभी ना कभी तो ये जीन पूल गड़बड़ा सकता है ना। कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से ये जो हमारा जीन पूल है ये प्रभावित हो सकता है। तो हार्डी वेनबर्ग बहुत दिमागदार आदमी थे, तो इन्होंने किसी की कमियों को निकालने से पहले ही इन्होंने बताया कि ये जो इसकी साम्यावस्था है, जीन की जो साम्यावस्था है, तो बताया कि इसकी साम्यावस्था को भी कुछ लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। तो साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले इन्होंने कारक बताया। सबसे पहला बताया इन्होंने जीन पलायन। ठीक है, कि जीन उसका पलायन कर गया हो। ठीक है, या फिर इन्होंने बताया कि जीन पलायन या जीन प्रवाह। ठीक है, जब किसी जीन का प्रवाह होता है, कोई जीन दूसरे जगह पर चला जाता है तो उससे भी वो प्रभावित कर सकता है। ठीक है, उससे भी उसकी साम्यावस्था प्रभावित हो सकती है, उसका जीन कोष में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। इसके बाद आया आनुवांशिक विचलन। क्या आया? आनुवांशिक विचलन। तो आनुवांशिक विचलन होने से भी जीन कोष परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिक विचलन अगर हो गया है ना, अगर आनुवांशिक विचलन हुआ जीव में तो उसके द्वारा भी उसके जीन कोष में परिवर्तन हो सकते हैं। और तीसरा उन्होंने बताया उत्परिवर्तन, जिसको बोला म्यूटेशन। ठीक है, जो म्यूटेशन होता है ना, तो बच्चों म्यूटेशन के द्वारा भी जीन में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, आनुवांशिक पुनर्योजन। ठीक है, तो आनुवांशिक पुनर्योगज, आनुवांशिक पुनर्योगज। तो आनुवांशिक पुनर्योगज से भी क्या होते हैं, ये जीन कोष, ठीक है, इसकी साम्यावस्था प्रभावित होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या देखें कि जीन पलायन के द्वारा, ठीक है, इसकी साम्यावस्था प्रभावित होती है, आनुवांशिक विचलन से भी प्रभावित होती है, उत्परिवर्तन से भी प्रभावित होती है और आनुवांशिक पुनर्योगज से प्रभावित होती है। और एक लास्ट चीज, प्राकृतिक वर्ण से भी प्रभावित होती है ना। प्राकृतिक वर्ण से भी क्या होती है, इसकी साम्यावस्था प्रभावित होती है।
तो ये चीज आपके हार्डी और वेनबर्ग साहब ने बताया। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग का जो नियम है, इस नियम को ध्यान रखना, क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1 होता है, यानी कि उनकी जीन आवृत्तियां समान होती हैं। बस यही है आपका नियम। तो क्या करेंगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत प्यारा नियम है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने करवा दिया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप और भी बना सकते हैं। यदि किसी प्रभावी जीन की आवृत्ति 0.8 है तो आप निकालिए, ये सभी चीजें निकालिए, निकाल के जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।